एलसीएम एचसीएफ की आखिरी क्लास, मतलब 5वीं क्लास है और इसमें बचे हुए प्रश्नों को करेंगे हम इस तरह से। टोटल प्रश्न जो है वो हम 55 करेंगे इस चैप्टर में। टोटल जो है अब तक हम 43 या 45 शायद कर चुके हैं, 43 कर चुके हैं। तो बाकी के जो प्रश्न हैं उनको इस क्लास में रखा गया है। यहाँ हम स्टार्ट करने वाले हैं इसको। और देखिए इससे पिछले जितने भी थे, जो भी बचे हुए टाइप्स के जो भी सवाल अभी बचे हुए हैं, उन सबको हमने इस क्लास में शामिल कर रखा है। हालांकि इससे पहले की जितनी भी क्लासेस थी वहाँ हमने सीक्वेंस से सारे सवालों को पढ़ रखा है। तो ये एक ऐसी क्लास रहेगी, इस क्लास में लगभग बचे हुए हर टाइप का प्रश्न आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो अभी क्लास को हम स्टार्ट करेंगे। क्लास स्टार्ट करने से पहले अगर किसी ने क्लास को, पिछली क्लासेस को नहीं देखा है, तो पिछली क्लास को अगर नहीं देखा हुआ है तो पिछली क्लास को आप लिंक से ज़रूर देख लीजिए। सबसे पहले स्टार्टिंग से करिए, फर्स्ट सेकंड थर्ड। अगर आप एक तरफ से सारी क्लासेस करते हैं तो डेफिनेटली आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। और ये भी कह सकता हूँ, जिन लोगों ने पहले भी अगर पढ़ रखा होगा, जिन्हें बहुत अच्छे से नहीं आया होगा कभी समझ में, तो वो इस बार इस चैप्टर को पूरी तरह से बहुत अच्छे तरीके से कर पाएंगे। ठीक है, जैसा कि मैंने पिछले और वीडियोज़ में भी बताया है आपके लिए कि आप जब भी किसी चैप्टर को आप स्टार्ट करते हैं, किसी भी वीडियो को जब आप देखते हैं, तो उसमें वीडियो को लाइक करना और वीडियो को शेयर करना और साथ साथ एक कमेंट करना, ये आप बिल्कुल ना भूला करें। थोड़ा सा ये काम मेरे लिए इतना आप किया करें। अगर ये करेंगे तो थोड़ा सा फ़ायदा रहेगा, वीडियो की रीच में थोड़ा फ़ायदा रहता है और वो हमारे लिए अच्छा रहता है। तो इतना सा काम आप केवल करिए। बाकी हम यहाँ स्टार्ट करते हैं, क्योंकि इस क्लास में लगभग 11-12 कुछ ऐसे प्रश्न रहे होंगे। तो स्टार्ट करते हैं, क्योंकि हर सवाल थोड़ा सा नया इसमें आने वाला है। क्वेश्चन नंबर 45, ठीक है, यही हमारा पहला सवाल है आज की इस क्लास का और इस चैप्टर का हम 45 कर रहे हैं। जबकि देखिए, और मैंने आपको बताया था कि इसके बाद हमारा जो अगला चैप्टर है, ये बताना बहुत इसलिए ज़रूरी है क्योंकि कई लोग ऐसे होते हैं जिनको एरिया में हमेशा प्रॉब्लम होती है। कई लोग ऐसे होते हैं जो एरिया का नाम सुन के ही उस चैप्टर को छोड़ देते हैं। ये मैंने पिछली वीडियोस में भी फील किया है। कई बच्चे ऐसे हैं, मतलब बहुत ज़्यादा व्यूज़ भी नहीं आए थे उसमें, लेकिन मुझे लगता है कि आप कोशिश नहीं करते हो शायद। अगर कोशिश करो तो इस बार हमने जो वीडियो जिसके हम बना रहे हैं, जो स्टार्ट किया है हमने, उसका कंटेंट वो कुछ इस तरह का स्टार्ट किया है कि आप सबसे पहला जो वीडियो रहेगा उसमें आप केबल और केबल ट्रायंगल को समझेंगे। हमने बेसिक से और थोड़ा अपर लेवल तक हम लेकर के गए हैं। उसके बाद हम आयत को पढ़ेंगे। आयत में भी हम स्टार्टिंग टू एंड जाएंगे, बिल्कुल ज़ीरो लेवल से आप उसको समझ पाएंगे। तो कोशिश करिएगा पूरी, क्योंकि क्षेत्रमिति अगर इस बार समझ नहीं आई तो कभी समझ नहीं आएगी। मतलब आप इस बार अच्छे से पढ़ेंगे तो इसी बार समझ में आ जाएगी। तो मेन चीज़ है कि अगर आप अच्छे से पढ़ते हैं तो आपको समझ में जरूर आएगा। तो क्षेत्रमिति को हम स्टार्ट करेंगे, मैंने आपको पहले से ही बता दिया। नेक्स्ट जो क्लास रहेगी इस वक्त, इसके बाद की जो क्लास रहेगी वो क्षेत्रमिति से आपको मिलने वाली है। ठीक है, तो 45 नंबर हम यहाँ पर देखिए स्टार्ट कर रहे हैं। 45, किसी संख्या को 2 से भाग देने पर, एक डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है। ये प्रश्न नंबर सिस्टम में भी हो सकता था। ठीक है, नंबर सिस्टम में भी ये सवाल हो सकता था। डिफरेंट है, और सबसे बड़ी बात इस चैप्टर में पहली बार ऐसा हो रहा है कि सिंगल सवाल है ये, इसके जैसा दूसरा यहाँ पर नहीं रखा हुआ है। तो आप किसी भी किताब से नंबर सिस्टम से आप उठा लें, या फिर कई बार इस चैप्टर में मिल जाता है, दोनों में से आप कहीं से भी कर सकते हैं इस सवाल को। ठीक है, देखिए हमें क्या करना है, सवाल पढ़ लेते हैं पहले। किसी संख्या को 2 से भाग देने पर शेषफल 1 आता है। किसी संख्या को 2 से भाग देते हैं तो शेषफल 1 आता है, और जितना भागफल आया था उस भागफल को अगर 3 से भाग लगा दें तो शेषफल पुनः कितना आता है? 1 आता है। पक्का? चलिए ठीक है, 1 ही होना चाहिए जब पुनः लिखा हुआ है तो। हाँ, शेषफल पुनः 1 ही आना चाहिए। करते हैं इसको, थोड़ा सा ये रह गया है लिखने से। पुनः 1 आता है, और इस प्रकार प्राप्त भागफल को 7 से भाग देने पर शेषफल 6 आता है। अगर उसी संख्या को 42 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या आएगा? एक पर्टिकुलर मेथड है इस सवाल का, उस मेथड को समझना पड़ेगा, लेकिन इजी है काफ़ी। कोई संख्या हमने मान ली कि वो x है। ठीक है, अब देखिए इसमें जहाँ पर 2-2, 3-3 बार हम भागफल को भाग लगाएंगे, 2-2, 3-3 बार जब भागफल को भाग लगाएंगे, 2 बार भी कह सकता है, यहाँ 3 बार बोला है, 4 बार भी कह सकता है। तो अगर भाग लगाएंगे तो हमें इस तरह से इसको रखना पड़ेगा। इस तरह से रखने से मतलब है भाजक हम इधर रखेंगे और शेषफल को इधर रखना पड़ेगा। इस बार हम शेषफल को इस साइड में रखेंगे, अदरवाइज सवाल को नहीं बना पाएंगे। तो देखिए, किसी संख्या को अगर 2 से भाग देते हैं तो कहता है कि शेषफल 1 आता है। जब हमने किसी संख्या को 2 से भाग दिया, शेषफल 1 आया, कुछ ना कुछ भागफल तो जरूर आया होगा, कुछ ना कुछ भागफल जरूर आया होगा। तो हमने भागफल को यहाँ पर रखा है, जो भागफल आया हमने यहाँ पर मान लिया कि y आया है। ठीक है,
अब वो कहता है कि जो भागफल आ चुका है, प्राप्त भागफल, उसको क्या करना है, 3 से भाग देना है। अगर इसे 3 से भाग देते हैं तो पुनः कितना शेष आता है, 1 आ जाता है। ठीक है, अब फिर से कुछ ना कुछ भागफल फिर आया होगा। अब जो भागफल आया, इस भागफल को 7 से भाग देने पर शेष कितना आता है, 6 आता है। और इसके बावजूद भी कुछ ना कुछ तो भागफल फिर से आया होगा। ठीक है, तो अब इसके बाद अगर वो और आगे कहता कि प्राप्त भागफल को फिर से भाग लगाना है, तो हम कुछ भी ए बी सी डी में से या जो भी मन में आता है कखा गा, कुछ भी हम यहाँ पर मान सकते थे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जब उसने कुछ नहीं बोला है, अब समझ लीजिए एक ही सवाल में सारी चीज़ें। पहली बात तो हमने किसी संख्या को 2 से भाग लगाया, 1 शेष आया, कुछ ना कुछ भागफल आया होगा, हमने उसे बाई माना। उस भागफल को 3 से भाग लगाया, शेषफल 1 आया, फिर से प्राप्त भागफल हमने z माना। ठीक है, और इस z को हमने 7 से भाग लगाया, शेषफल 6 आया, कुछ ना कुछ भागफल तो फिर भी आया होगा। अब देखिए कई बार सवालों में क्या होता है कि यहाँ पर कहता है कि अंतिम भागफल 15 आया। ठीक है, कुछ ना कुछ दे देता है वो। ठीक है, अगर वो 15 दे देगा तो हम 15 लिखेंगे, 20 देगा 20 लिखेंगे, 500 देगा 500 लिखेंगे, 2 देगा 2 लिखेंगे। लेकिन अगर कुछ नहीं कहता है तो आप ध्यान रखिए, क्योंकि सवाल कुछ भी लिखने से आ सकता है, इसलिए हम क्या लिखेंगे, वहां पर 1 लिखेंगे। ठीक है, कुछ भी लिखने से सवाल आ जाता है, तो हम क्या करें, सबसे छोटा वाला लिखें, ज़्यादा आसान हो जाएगा ना। तो सबसे छोटा वाला यानी कि हम यहाँ 1 लिखेंगे। एकदम परफेक्ट है, 1000% परफेक्ट है। हमेशा आप 1 लिखिए, आंसर आएगा। अब हमें क्या करना है, देखिए भाजक गुणा भागफल, ये भागफल है ना, और ये क्या है, शेष। तो भाजक गुणा भागफल प्लस शेष। ठीक है, हमारी मेन संख्या क्या थी, x। वो हमसे ये कहना चाहता है कि उस x को 42 से भाग लगाओ तो बताओ शेष कितना आएगा। ठीक है, यही तो कहना चाहता है कि उस संख्या को अगर 42 से भाग दें तो शेष कितना आएगा, मतलब वो इस संख्या को चाहता है। तो हम ये संख्या अभी निकालेंगे। हमें पता है भाज्य बराबर, पिछली क्लासेस में आप पढ़ चुके हैं। अगर पिछली क्लास में कुछ भी मिस करा है तो यहाँ पर भी दिक्कत हो रही होगी, इसलिए बिल्कुल भी मिस ना करा करें, पूरी क्लास को बहुत अच्छे से देखा करें। तो देखिए भाजक गुणा भागफल प्लस शेष, ये हो जाएगा भाज्य बराबर। देखिए इस वाली संख्या के लिए ये भागफल आया था, लेकिन जब हमने इससे इसमें भाग लगाया तो ये भाज्य हो गया। ठीक है ना, ये वाली संख्या भाज्य थी, ये भागफल था, लेकिन इस संख्या के लिए ये भाज्य हो गया, ये भागफल हो गया। इस वाली संख्या के लिए ये वाला भागफल माना था हमने, तो इस संख्या के लिए ये भाज्य बन गया। तो क्या करना है, भाजक गुणा भागफल प्लस शेष करेंगे तो ये निकल आएगा। 7 एकम 7 और 6 13, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, 13 आ गई। अब 13 तिया 39 और 1 40, समझ रहे हैं ना, भाजक गुणा भागफल प्लस शेष, तो ये 40 आ गया। अब 40 दूनी 80 और 1 81, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 81 आ गई। अब देखो कितना आसान हो गया। बस एक चीज़ आपको याद, एक पैटर्न है वो आपको याद रखना है। ठीक है, तो सवाल बिल्कुल ठीक है, इसमें पुनः 1 ही आएगा क्योंकि आंसर यहाँ से नज़र आ रहा है। तो 42 एकम 42 हो जाएगा, 81 से 42 गया तो बचेगा 39, और हमारा यही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, बात समझ में आ गई, सभी को आ गई। अच्छा चलिए, तो अगले सवाल की ओर चलते हैं फिर। देखिए अगला सवाल है हमारा, ये घंटियों से संबंधित एक सवाल आया, और ये एक नहीं है, 2-3 सवाल ऐसे मिलेंगे, थोड़ा थोड़ा चेंज होकर के सवाल पूछा भी जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, कई बार पूछा जा चुका है, कई बार ये प्रश्न आया है। ठीक है, यूपीएसआई में देखिए बीच में भी आ चुका है, बीच के मैं अभी उन पेपर्स को इस तरह से मैं नहीं रखता। जब आने वाले टाइम में हम जब भी हमें मौका मिलेगा तो हम मैथमेटिक्स के जितने अब तक सवाल आए होंगे, जो 2017-18 में एग्ज़ाम हुए थे, उन एग्ज़ाम में जितने सवाल आए होंगे, उन सभी सवालों को भी हम करेंगे, प्रैक्टिस सेट लगाएंगे, और उस प्रैक्टिस सेट में हम सारे वही सवाल रखेंगे जो पहले आ चुके हैं। ऐसा भी करेंगे, लेकिन सबसे पहले थोड़ा सा कोर्स को कर लेते हैं। ठीक है, तो ये जो सवाल था 6 घंटे से संबंधित एक सवाल पहले भी यूपी पुलिस एसआई में आ चुका है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 46 नंबर में क्या दे रखा है, ये कह रहा है कि 4 घंटियाँ हैं। बात को अच्छे से समझ लीजिए, हमें करना क्या है। ठीक है, 4 घंटियाँ हैं जो कि 4, 6, 8 और 14 सेकंड के अंतराल से बजती हैं। मतलब क्या है इसके कहने का, इसका मतलब है कि 4 घंटियाँ हैं, उनमें से 1 घंटी ऐसी है जो हर 4 सेकंड पे बजती है। मतलब अभी बजेगी, 4 सेकंड बाद बजेगी, फिर 8 सेकंड बाद बजेगी, फिर से 12 सेकंड, 16 सेकंड, 20 सेकंड, इस तरह से बजती रहेगी। ठीक है, क्या हुआ, बज रही नहीं बज रही है। ठीक है, इसके बाद अगली वाली जो घंटी है वो हर 6 सेकंड पे बज रही है, उससे अगली वाली घंटी हर 8 सेकंड पे, उससे अगली वाली हर 14 सेकंड पे बज रही है।
तो ये कह रहा है कि वे चारों एक साथ 12 बजे बजना प्रारंभ करती हैं, तो फिर दोबारा से किस समय एक साथ बजेंगी। मतलब आपको ये निकालना है कि ये कितनी देर बाद ऐसा एक समय आया करेगा जिस समय ये घंटियां एक साथ बोलेंगी। एक बार मान लीजिए सब घंटियां इस समय बोल चुकी हैं, तो उसके बाद अगली बार दोबारा ये एक साथ कब बोलेंगी, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए, वैसे अगर आप थोड़ा सा देखिए, 14 को मैं नहीं लेता, पहले समझाने के लिए 4, 6 और 8 ले लेता हूं। जो घंटी 4 सेकंड पे बोली थी वो 8 पे भी बोलेगी, 8 के बाद 12 पे बोलेगी, 16 पे बोलेगी, 20 पे और आगे 24 पे बोलेगी। ठीक है, इसी तरह से 6 वाली जो घंटी है वो 6 पे बोलेगी, 12 पे बोलेगी, 6 3 18, 6 चौक 24, 6 पंजे 30, इस तरह से बोलेगी। 8 वाली घंटी 8 पे बोलेगी, 16 पे बोलेगी और फिर 24 पे बोलेगी और इसी तरह से 32 पे बोलेगी। तो अब देखिए क्या होता है, अगर हम इन 3 घंटी की केवल बात करें तो ये वाली एक ऐसी, ये दोनों घंटी देखिए, 12वां एक ऐसा सेकंड रहेगा जिसपे ये दोनों बोलेंगे लेकिन तीसरी नहीं बोलेगी। 16वां एक ऐसा सेकंड रहेगा जिसपे ये दोनों बोलेंगे लेकिन ये वाली भी नहीं बोलेगी। लेकिन 24वां एक ऐसा सेकंड होगा जिसमें ये तीनों घंटियां एक साथ बोलेंगी। तो आप ये कह सकते हो कि हर 24 सेकंड बाद ये 3 घंटियां, हम सवाल से अलग हट के बात कर रहे हैं अभी, ये 3 घंटियां जो है वो हर 24वें सेकंड पर बोलेंगी। मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, इनका एलसीएम लेना पड़ेगा। बात समझ में आ गई होगी। 4 6 8 इनका जो एलसीएम है वो कितना होता है, 4 6 8 जो इनका एलसीएम हम निकालेंगे वो कितना आएगा, 24 आएगा। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इन सभी संख्याओं का भी एलसीएम ले लेना है, जिससे हम ये समझ जाएंगे कि आखिरकार ये घंटियां एक साथ कितनी कितनी देर बाद बोला करेंगी। ठीक है, चलिए 2 से काटा, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 सत्ते 14। फिर किससे काटे, 2 से ही फिर काट लो। 2 1 कम 2, 2 दूनी 4। ठीक है, अच्छा आप देख लीजिए जरा इधर, बतियाओ नहीं भाई। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तिया 24, 24 सत्ते 168। ठीक है, 168 सेकंड के बाद ऐसा होगा, हर 168 सेकंड पे ये सभी घंटियां एक साथ चिल्लाएंगी। बीच बीच में भी चिल्लाती रहेंगी लेकिन सब एक साथ नहीं बोलेंगी। कभी 3 बोल जाएंगी तो चौथी नहीं बोल रही होगी, कभी 2 बोल जाएंगी तो बाकी की 2 नहीं बोल रही होंगी। ठीक है, इस तरह से चलता रहेगा। लेकिन 168 सेकंड बाद हर बार ऐसा होगा कि ये चारों के चारों घंटियां जो हैं वो एक साथ जरूर बोलेंगी। ठीक है, तो अब देखिए एक काम करते हैं। उसने क्या बोला कि 12 बजे ये एक साथ बोल के हटी थी। 12 बजे, ये देखिए 12 बज रहा है, 12:00 सेकंड। तो ये 168 को हमें क्या करना है, मिनट और सेकंड में चेंज करना है। हम जानते हैं 168 को हम 2 मिनट और 48 सेकंड लिख सकते हैं। 60 से काटिए, 60 दूनी 120, यानी 2 मिनट हो गया, 48 सेकंड हो गया। तो हम 2 मिनट और 48 सेकंड को यहां पर जोड़ दें। भाई मिनट में मिनट जोड़ोगे, सेकंड में सेकंड जोड़ोगे, तो 12:02 पर ऐसा होगा कि ये घंटियां दोबारा से एक साथ फिर बोलेंगी। अब बताइए, बात समझ में आ गई? तो पहला वाला जो आंसर है वो इसका सही हो जाएगा। पवन समझ में आ गया? समझ में आ गया? असामाजिक तत्वों से दूर बैठा करो। खुद तो नौकरी ले चुके हैं, दूसरे को डुबाना चाहते हैं। देखो, अच्छा क्या हुआ, बहुत मुस्कुरा रहा है बेटा? चलिए देखिए, अगला एक सवाल आ गया हमारे सामने। 4 घंटियां हैं जो क्रमशः 30 मिनट, इस बार देखिए मिनट में दे रखा है। 4 घंटियां हैं जो 30 मिनट, 1 घंटा, देखिए 1 घंटा को मैं 60 लिख दूं, नहीं 1 घंटा नहीं लिखा है, 30 मिनट हो गया, हाँ 1 घंटा, 30 मिनट और इसके बाद में 1 घंटा लिखा हुआ है तो 60 मिनट लिख दिया हमने। फिर 1 घंटा 30 मिनट लिखा है जिसको हम 90 मिनट लिख लें, और इसके बाद 1 घंटा 45 मिनट लिखा है जिसको हम 105, ठीक है ना, 105 मिनट लिख सकते हैं। तो सबसे मेन चीज़ ये थी कि हमने सभी को एक ही यूनिट में चेंज कर लिया, सभी को हमने मिनट में चेंज कर लिया है। तो ये कह रहा है कि सभी घंटियां एक साथ 12 बजे बोल चुकी हैं, सभी घंटियां एक साथ 12 बजे। देखिए मिनट वाली कंडीशन दे रखी है तो किसी कीमत पे से सेकंड तो आने वाला है नहीं, ठीक है, तो मिनट वाली कंडीशन दी है तो 12 बजे हमने यहाँ पे लिख लिया। अब ये देखते हैं कि वो एक साथ कितनी देर बाद दोबारा एक साथ बोलेंगी। तो हमने यहाँ से क्या किया, इसका एलसीएम ले लिया। इतना तो आप पिछले सवाल से समझ ही गए होंगे कि हमें इसका एलसीएम लेना है।
तो पहले हम 2 से काट लें 15 आएगा, फिर यहाँ पर 2 से काटें 30 आ जाएगा, 2 से काटेंगे 45 और ये 2 से कटेगा नहीं। अब हम 2 से काट भी नहीं सकते तो फिर 3 से काट लो। 3 से काटा 3 पंजे 15, 3 ढाई 30, फिर 3 से काटा 15 हो गया, 3 से काटा 35 हो गया और इसके बाद हम इसे 3 से नहीं काट सकते, अब 5 से काट लो। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 सत्ते 35, इतना ही कटेगा, इससे ज़्यादा हम नहीं काट सकते इसको। तो एलसीएम हमारा क्या आ जाएगा, एलसीएम क्या आ जाएगा, 2 तिया 6, 6 पंजे 30, 30 यानी 3 छक्का 12, 12 तिया 36, 36 का 7 से मल्टीप्लाई कर दो, 36 का 7 से कर दो, 7 छंग 42 और 7 तिया 21 और 4 2520, ठीक है ना। क्या हुआ, 1260 आ रहा है, 1260 देख लें एक बार। 2 तिया 6, 6 पंजे 30, 30 दूनी 60 और 60 तिया 180 हो जाएगा। अच्छा 80, ठीक कह रहे हो। 7 अट्ठे 56, 1260 ही आएगा, कहीं पे एक डबल मल्टीप्लाई हो गया है, 1260 आएगा, ठीक है। 1260 एलसीएम हो गया तो 1260 मिनट हो गए ना, ये 1260 मिनट। अब 1260 मिनट को 60 से डिवाइड करके हम घंटे में चेंज कर लें, तो 60 से करेंगे तो ये 21 घंटा आ जाएगा, ठीक है ना। 60 दूनी 120 और 1 घंटा और, तो ये 21 घंटा आ गया। अब 12 बजे में जब हम 21 घंटा जोड़ेंगे तो 12 बजे में 21 घंटा जरा जोड़ लीजिए, तो बहुत ही सिंपल हो गया कि देखिए 12 में अगर हम 21 जोड़ते हैं तो आप ऐसा करिए 12 में ना पूरा 24 जोड़िए। 12 बजे किस समय की बात हो रही है, दोपहर में 12 बजे, दोपहर में 12 बज रहा है। तो अब पहले एक काम कर लेते हैं, 21 घंटे जो है ना उस 21 को 12 + 9 लिख लें, तो 12 में जब 12 जोड़ेंगे तो रात का 12 बज जाएगा और रात के 12 में जब 9 जोड़ेंगे तो सुबह का 9 बज जाएगा, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, प्रातः 9 बजे, ठीक है। इस तरह से इसको समझ सकते हैं। बात समझ में आ गई, अब तो घंटियां बजा लोगे ना। चलिए अच्छी बात है, घंटियां बज जाएंगी तो। घंटी वाला सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। हाँ, अब एक बात और बता दूं, पहले ये देख लूं क्या घंटी वाला और सवाल है यहाँ पर। एक चौराहे पे ट्रैफिक लाइट और ये, चलिए अच्छा एक बात यहाँ पे यहीं पे समझ लेते हैं, एक बात यहाँ नहीं बल्कि और यहाँ समझते हैं, यहाँ समझ लेते हैं। देखिए जब सवाल आएगा तो वो जो आएगा सवाल पहले ज़रा उसको समझिए क्या आएगा। जब भी कोई सवाल आता है, मान लीजिए कोई 4, 5, 6 कितनी भी घंटियाँ हैं, सपोज करिए उनका एलसीएम आ जाता है 180 सेकेंड। ध्यान दे लीजिए क्योंकि एक सवाल ऐसा भी बन सकता है, फिर आप कहेंगे ये तो बात पहले बताई नहीं थी। अगर 180 सेकेंड आंसर आ जाता है कि 180 सेकेंड बाद दोबारा से एक साथ सभी घंटियाँ बोलेंगी, अगर ऐसा सवाल आ जाए, मान लीजिए कोई सवाल है जिसमें 3, 4, 5, 6 कितनी भी घंटियाँ दे रखी होंगी और वो कहेगा कि ये 180 सेकंड बाद, मतलब आंसर हमारा जो एलसीएम है वो निकल के आता है कि 180 सेकंड बाद ये फिर से एक साथ बोलेंगी। 180 का मतलब क्या हो जाएगा, 3 मिनट हो जाएगा। तो इस सवाल में अभी तक आपसे क्या पूछा कि कितनी देर बाद बोलेंगी या इस समय बोल चुकी है तो दोबारा कब बोलेंगी, ठीक है। तो सवाल जो एसआई में भी आया था वो सवाल ये आया था कि जो सवाल वहाँ पर आया था मुझे आज भी याद है कि उसका आंसर जो था 432 सेकंड उसमें आंसर था, जिसको हमने एलसीएम मतलब इसका मिनट में चेंज करके लिखा हुआ था 6 सत्ते 42 यानी 7 मिनट 12 सेकंड। तो 7 मिनट 12 सेकंड के बाद दोबारा बोलेंगी, बस इतना ही पूछा था कि कितने समय के बाद ये घंटियाँ एक साथ फिर बोलेंगी, बस इतना सा आंसर आया था वहाँ पर। लेकिन अगर इतना आता है तब तो आप बता ही देंगे कि भाई ये 21 घंटे बाद दोबारा बोलेंगी। पिछला एक सवाल था जिसमें 168 सेकंड बाद दोबारा एक साथ बोलेंगी। लेकिन अगर वो ये कहता है ये बताइए 1 घंटे में 1 घंटा में कितनी बार बोलेंगी, अगर कहता है कि 1 घंटे में कितनी बार बोलेंगी, तो इस सवाल में देखिए क्या होता है, 3 मिनट दे रखा है, 1 घंटे का मतलब 60 मिनट हुआ, तो 60 को हम क्या करेंगे 3 से डिवाइड करेंगे, तो जनरली हमें ये लगता है कि ऐसा 20 बार हो जाएगा, ठीक है। लेकिन हमेशा ध्यान रखना है जब भी घंटी वाला सवाल, बत्ती वाला सवाल आएगा और वो पूछेगा कितनी बार ऐसा होगा, तो हम जब 3 से, वैसे हमें तो ये लगेगा कि 60 मिनट में अगर हर 3 मिनट में बोलती है घंटी तो 20 बार बोलनी चाहिए। लेकिन हमेशा हम क्या करेंगे, इसमें 1 जोड़ करके हम अपना आंसर क्या देंगे, 21 देंगे। ऐसा क्यों करेंगे, ऐसा इसलिए करेंगे क्योंकि जो टाइमिंग होगी, जैसे टाइम लगा, अभी 1 घंटे की बात कर रहा है, 12 बजे से स्टार्ट हुआ और 1 बजे तक चेक करना है, तो 12 से लेकर के अगर हम 1 तक चेक करेंगे तो जैसे ही 1 बजेगा तब भी तो बोल रही होगी, या फिर
ये तो आप कहेंगे कि भाई 12 बजे स्टार्ट किया और 1 पूरा बज गया, तो ये तो 1 घंटा 1 मिनट हो गया, ऐसा भी कह सकते हो। तो फिर आप ऐसे समझ लीजिए कि जब 12 बजा, जैसे ही 12 बजा तो उस समय भी तो घंटी बोली थी, उसके बाद 3 मिनट बाद 12:03 पे बोलेगी, तो 3 मिनट पे जब बोलेगी तब तक तो 2 बार बोल चुकी होंगी घंटियाँ। तो वो एक ऐसे समझ लीजिए कि स्टार्टिंग वाला जो ये बोल चुकी होती हैं घंटियाँ, क्योंकि वो टाइमिंग तो उसी के अंदर रहती है, कोई स्पेशल टाइम थोड़ी दिया जाता है घंटियाँ पहले बोल लो अब टाइम लगाएंगे हम, ऐसा नहीं होता। तो ये जो टाइमिंग है वो स्टार्टिंग वाली टाइमिंग के लिए हम यहाँ पर एक एक्स्ट्रा जोड़ेंगे, ठीक है। अगर वो पूछता है कितनी बार, तो ये एक अच्छा सवाल बनता है यहाँ से, कितनी बार पूछने वाला, ठीक है। तो अगला एक सवाल है हमारा, उसमें घंटियाँ तो नहीं है लेकिन बत्तियाँ जल रही हैं। किसी चौराहे पर ट्रैफिक लाइट हर 25 सेकंड बाद बदल जाती है, अगले चौराहे पर 30 सेकंड बाद बदल जाती है और अगले वाले चौराहे पर बदलती है नहीं बदलती है? अच्छा, 2 ही चौराहे हैं, किसी एक चौराहे पर 25 सेकंड बाद बदल जाती है और इससे अगले वाले पर 30 सेकंड बाद बदल जाती है। समय पर दोनों एक साथ बदलती हैं, एक समय पर दोनों एक साथ बदलती हैं, उसके बाद कितने समय पश्चात दोनों एक साथ बदलेंगी? तो यहाँ पर ये नहीं दिया कि 12 बजे बदल चुकी थी, उसने कहा है कि दोनों एक साथ कितनी देर बाद बदलेंगी। मतलब है सीधा सीधा कि वो सिर्फ और सिर्फ आपसे चाहता है एलसीएम, सिर्फ और सिर्फ एलसीएम चाहता है और कुछ नहीं। तो इन दोनों का एलसीएम अगर आप निकालेंगे तो एलसीएम क्या आएगा? 150 सेकंड आएगा, और 150 को हम क्या लिख सकते हैं? 2.5 मिनट, ठीक है ना। 150 कितना हो गया? 2.5 मिनट के बराबर हो गया, ठीक है ना। पूरा 2 मिनट और आधा मिनट और हो गया 30 सेकंड, तो 2 मिनट 30 सेकंड भी लिख सकते हो। देखिए ये जो लिखा हुआ है इस पर भी जरा ध्यान दे लीजिए, 2 मिनट 30 सेकंड लिखेगा तो ठीक है, और कई बार ना ऐसा लिख दिया तो ये गलत हो जाएगा। ये 2.5 मिनट नहीं है, ये 2 मिनट 50 सेकंड हुआ, ये 2 मिनट 30 सेकंड हुआ, तो ये दोनों आंसर आपके सही हो जाएंगे। ये एक ही बात तो है, ये भी 2.5 मिनट है और ये भी 2.5 मिनट है, ठीक है ना। तो यहाँ तक बात क्लियर हो गई। अब घंटी और बत्ती का अगर सवाल आता है तो आप घंटियाँ बजा भी सकते हो, बत्तियाँ जला भी लोगे, ठीक है। तो यहाँ से एक प्रश्न मिलने की बहुत ज़्यादा संभावना रहती है। अगला सवाल देखिए, 7 मीटर 3 मीटर 85 सेंटीमीटर और 12 मीटर 95 सेंटीमीटर लंबाई के यथार्थ मापन के लिए सबसे बड़ी संभव लंबाई कितनी होनी चाहिए? तो देखिए सबसे बड़ा जब उसने कह दिया तो हमें समझ में आ जाना चाहिए कि हम यहाँ पर मासा निकालेंगे। हालांकि सवाल को दूसरे तरीके से समझ लीजिए, उसने एक देखिए 7 मीटर दे रखा है, 7 मीटर का मतलब 700 सेंटीमीटर कह दो। फिर उसने दिया है, चलिए मैं ऐसे 7 मीटर यानी कि 700 सेंटीमीटर, 3 मीटर 85 सेंटीमीटर यानी कि 385 सेंटीमीटर, 12 मीटर 95 सेंटीमीटर, ये 3 राशियां हैं, एक ये है, एक ये है और एक ये है, तो ये हो जाएगा 1295। तो ये कह रहा है इनकी लंबाइयों को नापने के लिए सबसे बड़ी कौन सी नाप होनी चाहिए? एक ऐसा पैमाना बताइए, कौन सा हमारे पास पैमाना होना चाहिए जिस पैमाने से हम इन तीनों को काट सकें, और वो होना कैसा चाहिए? बड़े से बड़ा। तो आप चाहें तो इनमें सबसे बड़ा अगर आपको कोई दिखाई दे रहा है तो आप उससे काट के देख लीजिए। 35, 3 मीटर 3.5 मीटर हो गया, ये 3.5 है, 3.5 मीटर यानी कि 350। तो 350 से अगर आपकी ये संख्याएं कट रही हैं तो आप देख लीजिए यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा। देखिए कट रहा है क्या? नहीं कटेगा। 350 से ये काट लोगे, इससे थोड़ी काट लोगे, नहीं ये कटेगा। तो 350 से ये नहीं कट रहा, फिर इससे छोटा आंसर देख लोगे आप। तो इस तरह से आपको देखना पड़ेगा, है डी आंसर आएगा। बिल्कुल ठीक है, आंसर से चाहो आंसर से कर लो या फिर इनका मासा ले लो। मासा लेने का तरीका आपको हमने बताया ही था, सबसे छोटी संख्या लेते हैं और उससे बड़ी वाली संख्या को काट के देख लेते हैं। 385 एकम 385 हो गया। यहाँ से देखिए 0 से 5 यानी 10 से 5 गया तो 5 बचेगा, यहाँ 9 1 बचेगा और यहाँ पर बचेगा 3। अब 315 से हम किसे काटेंगे? 385 को काटेंगे। मार्कर चेंज कर लें। 315 एकम 315 हो गया। अब यहाँ से बचेगा 70 और 70 को हम किससे काटेंगे? 70 ही बचेगा ना, ठीक है 70 बचेगा। 70 को काटेंगे, 70 से काटेंगे 315 में। अब 70 से देखिए इसको काट लीजिए, 7 चौक 28 यानी कि 280 हो गया। बचा कितना? 15 80 35 बचेगा। 35 से किसको काटेंगे? 75 को, और ये तो कट ही जाना है। तो कितना हो गया? 35 सेंटीमीटर। अब 35 सेंटीमीटर को हम क्या लिख सकते हैं? अगर मीटर में आंसर दे रखा है तो 0.35 मीटर लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है ना।
बात क्लियर हो गई। तो हमें लासा मासा क्या निकालना है, बहुत एक सिंपल सा सवाल था, बेसिक सवाल था, सिर्फ और सिर्फ मासा ही तो निकालना था। उसने एक अलग थ्योरी में दे दिया, कहीं से कहीं तक नहीं लग रहा है कि इसमें हमें मासा निकालना है, कहीं लिखा हुआ नहीं है, लेकिन निकालना मासा ही है। ठीक है, चलिए और आगे देखें। इसी तरह से एक सवाल और भी आता है, वो कहता है कि कोई पात्र है, कोई ड्रम है, 2-3 ड्रम दे देता है कि इसमें इतना इतना लीटर दूध है, और उसे बताइए ऐसा कौन सा मापन हमारे पास होना चाहिए जिस मापन से हम उसे पूरा पूरा नाप सकें। तो इस तरह का सवाल आता है, नाप सकें काट सकें एक ही बात होती है। 50 नंबर कर लेते हैं। एक रेजिमेंट के सिपाहियों का 10, 15 और 20 की पंक्तियां बनानी है। एक मिनट जरा, हाँ भाई क्या दिया है, एक रेजिमेंट के सिपाहियों का 10, 15 और 20, 10, 15 और 20 ये अलग अलग है। ठीक है, देखिए क्या सवाल था। यहां पर ये कॉमा दे रखा है, एक रेजिमेंट के सिपाहियों का 10, 15 और 20 की पंक्तियों में खड़े होकर पूर्ण वर्ग बनाना होता है। ठीक है, सिपाही की न्यूनतम संख्या क्या होनी चाहिए, कम से कम कितने सिपाही होने चाहिए कि 10, 15 और 20, देखिए 10, 15 और 20 की पंक्तियों में ये खड़े हो जाएं और इनका पूर्ण वर्ग बन जाना चाहिए। तो इसका मतलब यही तो हुआ कि हम 10-10 लोगों का पूर्ण वर्ग, देखिए इसका मतलब क्या है, पूर्ण वर्ग भले ही कितने भी बने, उसका मतलब समझिए 10-10 की पंक्ति से मतलब है 10-10 लोग यहाँ पर होने चाहिए, और 10 ही हर लाइन में 10 लोग होने चाहिए, और 10 ही पंक्तियाँ होनी चाहिए। तो इस तरह से क्या बन जाएगा, बराबर दूरी पर अगर खड़े हो जाएंगे तो क्या बन जाएगा, वर्ग बन जाएगा। ठीक है, उसका ये मतलब होता है। ऐसे अगर हम 15-15 चाहें तो 15-15 से भी वर्ग बन जाए। वो वर्ग कितने बनेंगे इससे मतलब नहीं। आपने देखा होगा ट्रेनिंग टाइम में या परेड के टाइम में जब सैनिक खड़े होते हैं तो एक स्क्वायर के रूप में उनको खड़ा किया जाता है, देखा होगा आपने। अगर 10 पंक्तियां हैं तो हर पंक्ति में 10 ही सैनिक खड़े होते हैं, कुछ इस तरह के ग्रुप बनाए जाते हैं। तो उसी की बात ये कर रहा है यहाँ पर, देखिए जरा। अरे क्या हुआ, ऐसी बातें करे जा रहे हो। 10, 15 और 20 की पंक्ति में खड़े होकर पूर्ण वर्ग बनाना है। तो देखिए क्या करना है, हमें एलसीएम लेना है इनका, तभी तो पता चलेगा उनकी न्यूनतम संख्या क्या है। न्यूनतम मतलब लासा, और पूर्ण वर्ग भी बनाना है। तो ये हम बता चुके हैं आपके लिए, 2 पंजे 10 और ये 15 हो गया, 2 ढाई 20। फिर हम काटेंगे 5 से, तो 1, 3 और 2। ठीक है, इसके बाद किसी से कटेगा नहीं, लेकिन हम इनका मल्टीप्लाई भी नहीं करेंगे। 2 गुणा 5 गुणा 3 गुणा 2। अब देखिए क्या होना है, मैंने आपको क्या बताया था कि हमें इसको पूर्ण वर्ग बनाना है। तो पूर्ण वर्ग जब बनाना है तो देखिए ये तो वर्ग बन गया, इसका वर्ग बनाने के लिए 5 से गुणा करो, और इसका वर्ग बनाने के लिए भी 5 से गुणा करो, और अब आप सभी से गुणा कर दो, आपस में सबका गुणा कर दो, ये वर्ग बन के तैयार हो गया। क्योंकि सभी के जोड़े बन गए ना, जिसका जोड़ा नहीं था हमने बना दिया। ठीक है, बहुत अच्छा काम करा, सभी के जोड़े बना दिए। 2 पंजे 10 और 2 पंजे 10, 10 10 100 हो गया। कितना हो गया टोटल, ये 900 हो गया। तो संख्या जो रहेगी हमारी यहाँ पर, वो न्यूनतम संख्या क्या होगी, तो 900 होगी। यही सवाल था क्या, वो अलग था। ठीक है, कोई बात नहीं। तो ये देखिए 900 यहाँ पर आ जाएगा। तो न्यूनतम संख्या ये है, आप चाहे तो 3600 भी आंसर इसमें हो जाएगा, लेकिन 900 अगर उसने न्यूनतम कहा है तो 900 होगा। अगर 900 ना दिया है आंसर में, अगर 900 नहीं दिया है तो आंसर आप 3600 भी लगा सकते हैं। वो 900 से कटने वाली संख्या होनी चाहिए फिर। ठीक है, चलिए तो यहाँ तक की बात आ गई समझ में। अभी अगले 5 सवाल और बचे हुए हैं, उन सवालों को भी इसी क्लास में हर हालत में निपटाना है, क्योंकि ये आखिरी क्लास है। तो नॉन स्टॉप चलते हैं और सभी सवाल बहुत अच्छे आने वाले हैं। ये तो सवाल ये समझ लीजिए सबसे ज़्यादा अच्छा सवाल मानता हूँ मैं इसे, बहुत ही बेहतरीन वाला सवाल है। एक आयताकार कमरे की लंबाई तथा चौड़ाई 588 मीटर और 728 मीटर है। देखिए ये सवाल अगर समझ लिया ना तो समझ लो पूरा चैप्टर का पढ़ना आपका सार्थक हो जाएगा। बहुत ही बेहतरीन सवाल है। पहले एक काम करते हैं, एक कमरा जो है उस कमरे का फर्श बना लेते हैं। कमरे का फर्श कुछ ऐसा होगा जिसकी लंबाई 728 सेंटीमीटर 7.28 मीटर है। 728 सेंटीमीटर लिख लिया हमने, इसे 588 लिख लिया। ठीक है, ये इसकी लंबाई चौड़ाई हो गई। अब ये कहता है कि इस कमरे में हमें क्या करना है, वर्गाकार मार्बल बिछाने हैं।
वर्गाकार मार्बल बिछाने हैं तो ऐसे मार्बलों की न्यूनतम संख्या क्या होनी चाहिए। देखिए मार्बलों की न्यूनतम संख्या ये समझना पड़ेगा आपको, बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा सवाल। ऐसे मार्बलों की न्यूनतम संख्या यानी कि कम से कम संख्या कितनी होनी चाहिए ये जानना चाहता है। एक बात बताओ, अगर आपको कहीं पर कम से कम चीजें लगानी है तो आप क्या करेंगे भाई? आप चाहते हैं किसी एक कमरे में कम से कम बोरे आए, बोरे मतलब समझ रहे हैं ना, बोरा जो होता है, तो आप चाहते हैं कि कम से कम बोरे आए, कुछ कम मतलब कम से कम संख्या में। तो कम से कम अगर चाहिए तो कैसे लगाने पड़ेंगे? बड़े बड़े लगाने पड़ेंगे, ठीक है ना। तो कम से कम अगर लोग चाहिए, कम से कम चीजें चाहिए, किसी एक बॉक्स में मान लीजिए आप कम से कम साबुन रखना चाहते हो तो बड़े बड़े साबुन लाइए भाई, छोटे लाएंगे तो बहुत ज्यादा आ जाएंगे ना, तो आप जितना छोटा लाएंगे उतने ज्यादा आ जाएंगे। तो कम से कम लाना है तो जितना भी संभव है उतना बड़ा लेकर के आइए, जितना संभव है उतना बड़ा। तो ये जितना संभव वाली बात कौन सी है, जरा ये भी समझ लेते हैं। ये सवाल यूपी टेट 2018 में आ चुका है। यूपी टेट 2018 में यही सवाल था, मतलब संख्या 902 और कुछ अलग करके ना 902 612 कुछ करके दो संख्या अलग थी, लेकिन सवाल ये आ चुका है। देखिए समझिए जरा, वो जो बात कहना चाहता है लंबाई चौड़ाई में ये दे रखा है, इसके बाद हमसे पूछा गया कि इसमें वर्गाकार मार्बल्स कितने बिछाने हैं। तो हम एक बात तो समझ गए ना, ऐसे न्यूनतम संख्या बताइए कितनी होगी। तो कम से कम मार्बल का मतलब है बड़ी बड़ी मार्बल आपको डालनी पड़ेगी, बड़ी बड़ी लेकिन वर्गाकार, बड़ी बड़ी लेकिन वर्गाकार। अच्छा एक बात ये समझ में आ गई कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा मासा जैसी बात तो नजर आ रही है इसमें, ठीक है, इतनी बात आ गई समझ में। अभी हम सारी चीज समझेंगे, अकेला सवाल 2-4 मिनट का समय लेगा ये समझाने में, लेकिन बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा। अच्छा एक बात बताइए, हमें अगर किसी चीज की संख्या निकालनी है तो हम क्या करते हैं? हम ये करेंगे ना कि कमरे का हमें क्षेत्रफल पता होना चाहिए भाई, कि कमरा आखिर है कितना बड़ा, और टाइल्स कितनी आएंगी तो हमें यह भी पता होना चाहिए कि एक टाइल का क्षेत्रफल क्या है, एक टाइल का क्षेत्रफल क्या है, तभी तो पता चलेगा। जैसे हमें संख्या निकालनी है कि कितने टुकड़े बनेंगे, अगर हम कहें कि 100 बीघा खेत है, 100 बीघा के कितने टुकड़े होंगे, अगर हम 2-2 बीघा के टुकड़े करें तो आप बता देंगे कि इसमें 50 टुकड़े हो जाएंगे। ये कौन सी नई बात है? अगर कहूं कि 25-25 बीघे के टुकड़े करो तो आप कहोगे भैया 4 हो जाएंगे इसमें। मैं कहूं भाई 50-50 के टुकड़े कर लो तो आप कहेंगे 2 टुकड़े हो जाएंगे। और अगर मैं कह दूं इसमें ऐसा करो भाई 15-15 के टुकड़े कर लो तो आप कहेंगे ना भैया हम ना कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे ना, क्योंकि 15-15 के अगर हम पूरे टुकड़े कर रहे हैं तो 15 छक्का 90, ये 10 बीघा बच रहा है, इसका हिसाब कौन करेगा? दिक्कत हो गई। तो जो संख्या मतलब ये है कि इससे ये संख्या पूरी कटनी चाहिए, तभी तो हम पूरे मार्बल्स बिछाएंगे, वरना हमें मार्बल काटने पड़ जाएंगे। इस सवाल में कहा नहीं है, वरना सवाल में ये कहता भी है कि पूरी तरह से फर्श ढक जाए। ध्यान रहे कि इस प्रक्रिया में पूरी तरह से फर्श ढक जाए और कोई भी मार्बल बिना कटे लग जाए, मतलब बिना बर्बाद किए, इस तरह से कहता है। तो अब बात आप समझ गए होंगे ना कि हमें अगर संख्या निकालनी है तो पूरे कमरे का क्षेत्रफल और एक टाइल का क्षेत्रफल भी जरूर यहां पर चाहिए ही चाहिए होगा। अब देखिए, अब यहां पर समझिए कि वो मार्बल जो है, उस मार्बल का जो वर्गाकार मार्बल है, उस मार्बल का क्षेत्रफल हमारे पास कैसे आएगा? वो क्षेत्रफल भी निकल के आएगा, बस थोड़ा सा समझने की जरूरत है आपको। बहुत ही बेहतरीन वाला सवाल है, इससे ज्यादा अच्छा सवाल नहीं है कोई इस पूरी किताब में, पूरे चैप्टर में इससे बढ़िया सवाल नहीं था। देखिए मार्बल कुछ हम ऐसी तो बिछाएंगे भाई, मार्बल हम कुछ ऐसे तो बिछाएंगे। अभी मैंने कहा कि 100 बीघे को आप 15-15 बीघे के टुकड़ों में बांट दो, तो आपने मना कर दिया कि नहीं ये नहीं हो पाएगा हमसे। क्यों नहीं हो पाएगा? क्योंकि ये पूरा कट ही नहीं रहा है, तो हिसाब ही नहीं बन रहा है इसका। तो अब यहां पर क्या करें हम, वो भी वर्गाकार की बात कर रहा है। तो अब देखिए यहां पर कुछ इस तरह से मार्बल्स बिछे होंगे, लेकिन एक बात तो हमें पता है, सपोज करिए इसकी जो लंबाई है, अगर मैं कहूं कि ये 100 मीटर लंबा है, 100 मीटर को एक काम करो 2-2 मीटर में काटो तो आप काट लोगे, 50 टुकड़े हो जाएंगे। 4-4 मीटर में कहूँ तो भी आप 25 टुकड़े कर दोगे। मैं 10-10 मीटर में कहूँ तो आप 10 टुकड़े कर दोगे। मैं 20-20 मीटर में कहूँ तो भी आप करोगे। मैं कहूँ 30-30 मीटर में काटो, फिर भी आप हाथ खड़े कर दोगे। साहब हमसे ना हो पाएगा ये, ठीक है ना? क्यों नहीं हो पाएगा? क्योंकि इससे ये कट नहीं रहा है। तो इसका मतलब एक साफ हो गया, कतई साफ हो गया एक मतलब कि इसकी जो लंबाई है ना, वो मार्बल की जो भी भुजा आएगी, मार्बल की जो भी भुजा आएगी, मार्बल की भुजा, जो भी मार्बल की भुजा होगी उससे ये 728 कट जाएगा। ये बात आई या नहीं आई? सबसे मेन बात हो गई पूरे सवाल की, उस मार्बल की भुजा से ये 728 कटेगा, तभी तो ऐसा पॉसिबल है, ठीक है? अब अगर उस मार्बल की, अब मार्बल कैसी है?
वर्गाकार है, तो मार्बल की भुजा से अगर 728 कटेगा तो उस मार्बल की भुजा से बाबू 588 भी कट जाएगा। कटेगा या नहीं कटेगा? और अगर किसी एक ही संख्या से दोनों कट रहे हैं तो हमें क्या निकालना पड़ेगा? तो मार्बल की जो भुजा होगी वो क्या होगा? यहां पर मासा होगा। अकेला सवाल 10 नंबर का सवाल है ये, अकेला सवाल 2018 में आया था। इत्तेफाक से एक ऐसा सवाल आया था जो किताब का छपा हुआ था। मैं खुद एग्जाम देने बैठा हुआ था, एक बार में देख मतलब पूरा सवाल भी नहीं पढ़ा, जब उसने थोड़ा सा मैंने 902 सेंटीमीटर करके थोड़ा देखा तो सीधा आंसर 814 मार दिया। इतना आसान सा सवाल आ गया था। लेकिन यही सवाल मतलब पैटर्न यही था उस सवाल का, काम इतना ही करना पड़ता अगर नया सवाल होता तो। जैसे ये सवाल है, ये नया है मेरे लिए, तो इसमें मुझे उतना काम करना पड़ रहा है, आपको समझाना भी पड़ रहा है। ये वाली बात आगे समझ में कि मार्बल की जो भुजा होगी वो वर्गाकार होगी और उस मार्बल की भुजा क्या होगी? मासा होगी। ठीक है, ये बात अगर आपको आगे समझ में, तो एक काम करते हैं, फिर हम मासा निकाल लेते हैं। अब देखिए 588 का और 728 का हम यहां से मासा निकालेंगे। 588 एकम 588, 8 से 8 गया 0 और 12 से 8 गया 4, यहाँ बचा 140। 140 से 588 को काटेंगे, 14 चौका 56, 560 हो जाएगा। यहाँ 28 बचेगा और 28 से हम जब 140 को काटेंगे तो 28 पंजे 140 पूरा पूरा कट जाएगा, यानी हमारा मासा क्या हो जाएगा? 28 हो जाएगा। मासा क्या हो गया? 28। तो ये जो 28 है वो क्या है? ये भुजा है मार्बल की, ये भुजा निकल के आ गई मार्बल की। ठीक है, अब मार्बल की भुजा, मार्बल कैसा है? वर्गाकार है। तो अब कमरे का क्षेत्रफल यहां लिख लो भाई, 588 गुणा 728 और बटे में आ जाएगा एक टाइल का क्षेत्रफल, जो कि हम निकाल चुके हैं। लेकिन यहां पर भी ध्यान रखना, ये वर्गाकार है तो इसमें भी लंबाई गुणा चौड़ाई लगेगी, या फिर कह लो कि भुजा स्क्वायर लगेगा। तो यहां पर 28 गुणा 28 हो जाएगा। अब काट लो इसे, अब काट लो, 28 से इसको काटो तो 28 से कितना आएगा? 28 दूनी 56 हो गया, तो 6 और जाएगा ना, 8 6 48, ठीक है 6 आ जाएगा। यहाँ भी 28 से काटो तो 28 दूनी 56 और 28 एकम 28, तो 21 गुणा 26, समझ रहे हैं ना? कितना आ जाएगा? 546, 2 दूनी 4, ठीक है 546। तो यहाँ से हम संख्या निकाल पाए इस सवाल की 546। अभी मिटाने से पहले एक बार आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, यहाँ वाले लोग फ़ोटो ले सकते हैं, जैसे चाहें आप कर लो इसको। बहुत ही बेहतरीन सवाल है, बहुत ही अच्छा सवाल है ये। क्लियर हो गया? चलिए, वीडियो तो सभी को मिल ही जाएगा, हटा दो अब इसे, इतनी सारी मेहनत। ठीक है, वैसे सवाल में हर बात को मैंने डबल पहले समझा दिया था, दोबारा और समझाने की ज़रूरत नहीं है। पूरे सवाल पे एक अच्छा खासा हमने टाइम भी ले लिया था, समझ में आ ही गया होगा। बाकी लोग दोबारा देख सकते हैं, अगर कोई दिक्कत लग रही है तो थोड़ा सा पीछे करें और दोबारा देख लें। चलिए, अगला सवाल है, दो संख्याओं का योग 36 है और उनका मासा लासा जो है वो 3 और 105 है। मासा 3 है, लासा 105 है, उनके व्युत्क्रम का योग बताइए। देखो, जो दो संख्याएं ये बात कर रहा है, वो दो संख्याएं जो हो सकती हैं, क्या हो सकती हैं? यहाँ पर 3 से कटने वाली संख्याएं होंगी। अच्छा, इनका व्युत्क्रम का योग पूछा है। चलिए ठीक है, देखिए एक बात यहाँ पर, एक काम करते हैं, जब कोई संख्या, मान लीजिए एक x है और एक y है, अगर हम उनका व्युत्क्रम निकालेंगे तो व्युत्क्रम का मतलब होता है 1/। ठीक है, व्युत्क्रम का मतलब 1/ होता है। तो व्युत्क्रम यानी कि व्युत्क्रम का अगर योग पूछा जाएगा तो हमसे 1/x + 1/y जानना चाहता है, और इसे जब हम निकालेंगे तो क्या आएगा? x y एलसीएम आएगा और ऊपर आ जाएगा x + y या फिर y + x। तो हम इस सवाल में किसी तरीके से x y निकाल लें और x + y निकाल लें, ठीक है ना? तो किसी तरीके से, वैसे तो हम इसको इस तरह से कर सकते हैं कि दो संख्याएं ऐसी कौन सी होंगी जो 3 से कटने वाली भी होंगी और उनका योग कितना होगा? 36 होगा। ठीक है, तो वो हो जाएंगी संख्या कौन कौन सी हो जाएंगी? जिनका योग, दो संख्याओं का योग 36 है, x + y = 12 आ जाएगा। ठीक है, मतलब हम ऐसा कर सकते हैं ना, 3x मान लेंगे, एक संख्या को 3y मानेंगे, बराबर 36 हो जाएगा। तो यहाँ से 3 कॉमन ले लेंगे, x + y = 36 हो जाएगा, 3 से काटा 12, तो x + y = तो हो गया भाई 12, योगफल तो हो गया 12। x + y मतलब उन संख्याओं का x + y, तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे? 12 लगाएंगे। अब x y कैसे निकालें?
एक्स वाई कैसे निकालें? एक संख्या को मान लो 3x, एक को 3y बराबर लासा गुणा मासा। 3 से एक 3 काटो, एक 3 से इसे काटो 35, तो एक्स वाई बराबर क्या हो गया 35। ठीक है, तो आपने x प्लस वाई निकाल लिया, x और एक्स वाई निकाल लिया, तो एक्स वाई की जगह लगा दोगे आप 35, बस यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। तो सवाल को ये ऐसा सवाल है, इसमें अगर आप लास्ट वाली चीज़ को पहले लेके चलोगे तब आपके दिमाग में आएगा कि हमें x प्लस वाई चाहिए और एक्स वाई चाहिए, या फिर आप इसे ओरल जैसे संख्याएं मान लेते हैं कि ये दोनों संख्याएं हो जाएंगी और उस हिसाब से भी कर सकते हो, है ना। हो जाएगा ना। 21 पंजे आ जाएगा ना। 21 पंजे से तो नहीं आ रहा है। खैर संख्याएं एक्स वाई हम कितनी मान रहे हैं यहाँ पर, x प्लस वाई बराबर 12 बन रहा है ना, तो संख्याएं जो है वो 3 से कटने वाली होनी चाहिए। 21 और 5 मतलब वो संख्या जो है उनका योगफल 36 होना चाहिए। ठीक है, हाँ योग करके भी निकल आएगा। वैसे ये तो इसका एकदम परफेक्ट ऐसा मेथड हो गया कि बड़ी संख्या भी अगर है तो भी आप कर सकते हो, ये ऐसा मेथड हो गया। क्योंकि यहाँ पर देखिए व्युत्क्रम का योग जब पूछा था तो 1/x प्लस 1/y हमने लगाया, तो यहाँ से हमने x प्लस वाई अपॉन एक्स वाई निकाल लिया। अब हमें समझ में आता है कि दो संख्याओं का योग कह रहा था 36 है, तो यहाँ से x प्लस वाई बराबर 12 हो गया। और अगर हम 3x 3y दोनों का गुणनफल भी हमें निकालना है तो गुणनफल वाली एक कंडीशन लगानी पड़ेगी। तो एक संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर लासा गुणा मासा। 3 से 3 काटा, 3 से 105 को काटा, 35 आ गया। एक्स वाई बराबर 35 हो गया, तो हमने उनकी सिर्फ वैल्यू पुट कर दी। अगर किसी से कट रहा है तो काट दीजिए। 12/35। अच्छा आंसर गलत दे रखा है। नहीं हाँ ये तो ठीक है। 4/35 आंसर क्यों आएगा? फिलहाल तो 12/35 ही आ रहा है ना, जो कंडीशन दे रखी है उस हिसाब से। नहीं यहाँ पर जो आया है, हम संख्या को क्या माना था हमने, संख्याएं अगर हमने एक्स वाई मानी है तब तो उनका मल्टीप्लाई आ जाएगा यहाँ पर। नहीं ठीक तो है, जो कंडीशन जितना दिया हुआ है उस हिसाब से तो सही आ रहा है। सवाल में जो चीज़ दे रखी है उसने क्या दिया है हमें, 3x प्लस 3y, तो यहाँ से हम x प्लस वाई बराबर 12 निकाल पाए। एक्स वाई निकालने के लिए हमने 3x और 3y किया यहाँ पर, क्योंकि 3 मासा है तो मासा को हमने शामिल कर लिया, बराबर लासा गुणा मासा। यहाँ से भी हमने इसे काटा तो एक्स वाई बराबर 35 आ गया। तो फिलहाल तो हमारा आंसर 12/35 आ जाएगा। अगर सवाल कुछ और होगा, कुछ और चेंज होगा तभी तो आंसर चेंज आएगा। ठीक है ना, या सवाल यही रहेगा तब भी आंसर चेंज होगा? यही रहेगा तब भी? पॉज करो एक बार, रुको। हाँ भाई देखो, इस सवाल में ना थोड़ी सी एक मिस्टेक हो गई। मिस्टेक ये हुई है कि हमने यहाँ पर संख्याएं जो मानी थी वो x और y मानी थी, जबकि x और y हमने यहाँ पर फैक्टर मान लिया। तो सेम चीज़ें दोनों साइड में मानने की वजह से एक कन्फ्यूज़न ये हो गया और उसकी वजह से आंसर भी गलत हो गया। देखिए यहाँ पर जो है ना, अगर हम पहले थोड़ा यहाँ भी चेंज करें तब बात समझ में आएगी। हम संख्याएं माने a और b, तो उससे क्या होगा ab, और यहाँ पर हो जाएगा आपका a प्लस b। ठीक है, अब आप ये समझ लो कि ये तो मेन संख्याएं हैं और जबकि ये हमने फैक्टर माना था, क्योंकि जो a है ना उसकी वैल्यू 3x होगी और जो v है उसकी वैल्यू 3y होगी। ठीक है, ये होगा। अब यहाँ से इतना काम जो हमने कर लिया, अब इसके बाद जो बात आपको बताई थी कि इनको हम जो भी इनके युग्म बनते हैं, जो जोड़े बनेंगे, उन जोड़े को हम यहाँ से मानेंगे। तो जोड़े जब यहाँ से मानेंगे तो सबसे कम डिफरेंस वाला इसका आधा करें 6, 6 के बराबर में अगर देखें तो 7 और 5 हो जाएगा। 7 और 5 हो जाएगा। तो इस तरह से एक तो हो जाएगा 7 तिया 21 और एक संख्या हो जाएगी 5 तिया 15। ये दो संख्याएं बनेंगी। अगर ये दो संख्याएं बन रही हैं फिर आप क्या करोगे, इसके बाद आप कर सकते हो यहाँ पे फिर वैल्यू आप लगा दो। ये आपकी फाइनल संख्या निकल के आ गई। अब आप चाहें तो इस तरह से लिख लो कि दोनों का योगफल ऊपर आना है, और योगफल तो आपको पता ही है। ठीक है, और इन दोनों का मल्टीप्लाई कहाँ पे आएगा, नीचे आ जाएगा।
इन दोनों का मल्टीप्लाई जो है वो नीचे आ जाएगा, तो हम 21 गुणा 15 यहाँ पे लिख सकते हैं, 21 गुणा 15। अब 3 से काट लो तो 12, 3 पंजे 15 और 3 से फिर काटो, 3 चौका 12, 3 सत्ते 21, तो 4/35। अब आपका फाइनल आंसर यहाँ से मिला। ठीक है, तो ये एक मिस्टेक हो गई थी इस सवाल में, इसको यहाँ से आप समझ सकते हैं। अब ठीक है, क्लियर हो गया। अब चलो अगला सवाल देखें, इसके बाद अगला सवाल देख लें। अगला सवाल, वह सबसे छोटी संख्या जिसमें 5 जोड़ने पर प्राप्त संख्या 24, 32 और 36, 54 में से प्रत्येक से विभाजित हो जाए, तो ऐसी संख्या। अब देखिए, इस सवाल को ना मैं नहीं करूंगा यहां पर, बस आपको बताऊंगा। आपको एक बात तो पता है कि 24, 32, 36 और 54 से भाग देने पर पूरी तरह विभाजित हो जाए, ऐसी संख्या क्या होगी? तो ऐसी संख्या क्या होगी आप जानते हो, वो एलसीएम होगा। मान लीजिए कि आपका वो आंसर 900 है, मैं सिर्फ ऐसे ही मान रहा हूं यहां पर, जरूरी नहीं है कि यही आंसर आएगा। मान लो कि 900 संख्या होगी, वो कौन सी संख्या? जो 24, 32, 36 और 54 से कट जाएगी। लेकिन वो कह रहा है ऐसी संख्या बताओ जिसमें 5 जोड़े तो इनसे कटे, और इनसे कटने वाली संख्या आपको पता है, तो ऐसी संख्या कौन सी होनी चाहिए? 895 होनी चाहिए। तभी तो हम 895 में 5 जोड़ेंगे और संख्या क्या आ जाएगी हमारी? कटने वाली संख्या आ जाएगी। ठीक है ना? तो हमें क्या चाहिए? इनसे कटने वाली संख्या आ जाए, तो ये संख्या लाने के लिए हम कौन सी संख्या में 5 जोड़ें, ये कह रहा है। तो इसमें से 5 घटा लें, तब हमारा आंसर आ जाएगा। तो कहने का मतलब सिर्फ ये है, यहाँ पर एलसीएम में से हम 5 घटाएंगे तो हमारा आंसर हमें मिल जाएगा। बात आगे समझ में? क्योंकि इन सबसे कटने वाली संख्या आपको चाहिए, इन सबसे कटने वाली संख्या जो भी निकल के आएगी, तो वो कह रहा है कि ऐसी कौन सी संख्या है जिसमें 5 जोड़ें तब इनसे कटने वाली संख्या है, मतलब इनका लासा है। तो लासा में से 5 घटा दो, बात तो एक ही है। अगला सवाल देख ले फिर, इसके बाद देखें कौन सा है। 2 सवाल और बचे हुए हैं। उम्मीद है मुझे पूरे चैप्टर में बहुत सारे अच्छे अच्छे सवाल आपको मिले होंगे। वह सबसे छोटी संख्या जिसे 18, 27 और 36 से अलग अलग भाग देने पर शेषफल क्रमशः 5, 14, 23 रहते हैं। एक बहुत ही बेहतरीन वाला सवाल है, आप इसको कह सकते हो, बहुत ही अच्छा वाला सवाल है आपके सामने। देखिए, ऐसा सवाल अभी नहीं आया इस क्लास में। क्या कहना चाहता है वो, समझ लो जरा। ये कह रहा है कि अगर वह छोटी से छोटी संख्या, यानी कि एक एलसीएम, ठीक है, एक ऐसी संख्या बताइए जिस संख्या को हम 18 से भाग लगाएं तो 5 शेष बचे, जिसे हम 27 से भाग लगाएं तो 14 शेष बचे, जिसे 36 से भाग लगाएं तो 23 शेष बचे। देखो, ऐसी कंडीशन में ना एक चीज बड़ी कॉमन सी होती है कि इन दोनों का डिफरेंस क्या आ रहा है? 13। इनका डिफरेंस 13 और इनका डिफरेंस भी 13। ठीक है, सभी का डिफरेंस 13 आ रहा है, मतलब एक ऐसी संख्या जिस संख्या को इनसे भाग देना है 18, 27 और 36 से, और शेषफल क्या बचेगा? 5, 14 और 23 बचेगा। ठीक है, तो हर एक का डिफरेंस इक्वल आ रहा है और ऐसा ही आएगा। अगर डिफरेंस इक्वल आ गया तो ऐसे सवाल में आपको क्या करना है? 18, 27 और 36 से का एलसीएम लेना है। ठीक है, चलो इसका एलसीएम ले लेते हैं। 9 से काट दें, चलो 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 9 चौक 36, फिर 2 से काट लो, 2 दूनी 4, 9 दूनी 18, 18 दूनी 36, 36 तिया 108। 108 आपको एक ऐसी संख्या मिली, 108। अब देखिए 108 में से अब क्या करना है? जो सभी का डिफरेंस निकल के आया था वो 13 आपको यहां से माइनस कर देना है, तो आंसर आ जाएगा आपका 95। ठीक है, ऐसे सवाल में आपको हमेशा याद रखना है। अगर देखिए, इसी टाइप का सवाल मासा में भी हमने पढ़ा था। मासा में क्या था? वो कहता था कि इन संख्याओं से भाग देने पर प्रत्येक दशा में अलग अलग कंडीशन देता था वो, कि 3 शेष बचे, 5 शेष बचे, या एक सवाल ऐसा भी आया था जिसमें समान शेष बचे। तो अलग अलग शेष वाला आया था, वो सवाल इस टाइप का था। लेकिन ये लासा वाली कंडीशन है। लासा वाले में हम एलसीएम लेके इनका जो इक्वल डिफरेंस आ रहा था, जो इनका जो बराबर वाला डिफरेंस आ रहा था, वो वाला डिफरेंस हम यहाँ से माइनस कर देंगे। ठीक है, चलिए, तो ये सवाल भी आपको समझ में आ गया। और अगला एक आखिरी सवाल आज की क्लास का और इस पूरे चैप्टर का। इसके बाद हम ट्रायंगल स्टार्ट करेंगे। इस चैप्टर का आखिरी और आज की क्लास का भी आखिरी सवाल। देखिए, ये क्या जानना चाहता है यहां पर? ठीक है, उन न्यूनतम संख्याओं के अंकों का योग क्या होगा? उस न्यूनतम, अच्छा हाँ, अंकों का योग पूछा है। चलिए ठीक है, अंकों का योग क्या होगा जिसे 52 से विभाजित करें तो 33 बचे, यानी इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है?
इन दोनों का डिफरेंस जरा देखो कितना आ रहा है, 17 और 2 19 आ रहा है ना, और 78 से भाग दें तो 59, अभी भी देखिए 19 आ रहा है। 117 से भाग दें तो 98, अभी भी देखो 19 आ रहा है। तो क्या करेंगे, जो जिस संख्या से भाग लगा रहे थे 52 से, 78 से और किससे लगा रहे थे 117 से, इन सब का एलसीएम ले लेंगे और उस एलसीएम में से क्या माइनस करेंगे, 19 माइनस करेंगे। ठीक है, तो 19 माइनस करेंगे। चलिए कर लेते हैं सवाल को भी, 2 से काट लेते हैं पहले, 26, 2 से यहाँ भी काटेंगे, 2 तिया 6, 2 नेम 18, ये तो कटेगा नहीं। अब 3 से काटिए, 3 से नहीं 13 से काट दो सीधा, और किसी से नहीं कटेगा। 13 दूनी 26, 13 तिया और 13 निमा 117, फिर 3 से काटेंगे तो 2 1 और 3 आ जाएगा। अब देखिए ये हो गया 2 तिया 6, 6 तिया 18 दूनी 36, 36 गुणा 13, 13 छक्का 78 का 8, हासिल का 7 हो गया, 13 तिया 39, 39 और 7 हो गया 46। अब देखिए 468 हमारी एक ऐसी संख्या आ गई जिस संख्या में से हमें क्या घटाना पड़ेगा, जो डिफरेंस आ रहे थे 19 आ रहा था ना सभी का डिफरेंस, वो हमें माइनस करना पड़ेगा। तो यहां से अगर हम 19 को घटा लेंगे तो यहां से कितना बचेगा, 449, 449। 449 एक ऐसी संख्या हो गई जिस संख्या को अगर हम 52 से काटेंगे तो 33 आएगा, 78 से काटेंगे 59 आएगा, 117 से काटेंगे तो 98 शेष आ ही जाएगा। अब उसने पूछा है कि इनका योग बताओ, वो कह रहा है उस न्यूनतम संख्या के अंकों का योग बताइए क्या आ रहा है। तो 4 4 8, 8 और 9 कितना हो गया, 17। तो संख्या के अंकों का योग पूछा था, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर ये आखिरी सवाल था आज की इस क्लास का और इस पूरे चैप्टर का। ठीक है, तो इसकी प्लेलिस्ट पूरी बन चुकी है। आप चाहें तो अपने दोस्तों में इसकी प्लेलिस्ट को भी शेयर कर सकते हैं। अगले चैप्टर में हम मिलेंगे ट्रायंगल, मतलब एरिया का जो टॉपिक वाइज हमने बोला था कि स्टार्ट किया है या करने वाले हैं, तो उसको हमने सीक्वेंस तो सब फिट कर रखा है उसका, और आगे जो क्लासेस आपकी ली जाएंगी तो वो क्लास नेक्स्ट डे से रहेगी। कल आपको मिलेगी ट्रायंगल की जो क्लास रहेगी, वो क्लास आपको मिल जाएगी। ठीक है।